सो गोल्गी apparatus क्या करता है? अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट किया है, ठीक है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कल देखा था कि जो आपका आरईआर था वो काम करता है प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन बनाता है किसकी मदद से बेटा? वो राइबोसोम की मदद से बनाता है, ठीक है। आपने एससीआर देख लिया। एससीआर जो है बेटा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि आपका लिपिड्स बनाता है। और एससीआर का एक और काम था जो था आपका डिटॉक्सिफिकेशन करना। अगर कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक एंटिटी एंटर करती है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है बेटा वो कौन करता है? बेटा आपका एससीआर करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा आपके गोल्गी apparatus की, ठीक है। अब गोल्गी apparatus की अगर हम बात करें बेटा तो गोल्गी apparatus में सो गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी consists of a system of membrane bound vesicles, ठीक है। तो जो गोल्गी apparatus है बेटा इसके बारे में सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने बताया था, ठीक है। और कैमिलियो गोल्गी ने बताया है कि ये जो आपका गोल्गी apparatus होता है बेटा ये आपके सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स से बना हुआ है, जिसको हम लोग फ्लैटेंड सैक्स कह सकते हैं, ठीक है बेटा। फ्लैटेंड सैक, सैक का मतलब बोरी ही होता है बेसिकली, समझे तो आप, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने सैक रेस सुना होगा ना, सैक रेस वगैरह किया भी होगा आपने। अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। इन सैक्स को जब आप एक साथ चिपका के अरेंज करते हो ना पैरेलली, तो उसको हम लोग बेसिकली सिस्टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्न्स। ये देखिए बेटा सिस्टर्न्स ऐसे दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको बेटा? ये गोल्गी apparatus है, ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज है ना, एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज है। और इस ग्रुप को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्न्स कहते हैं। क्या बेटा? सिस्टर्न्स, ठीक है। सिस्टर्न्स। और सिस्टर्न बेसिकली आपके गोल्गी apparatus ही होते हैं। क्या होता है बेटा? गोल्गी apparatus। इस ग्रुप को बेसिकली सिस्टर्न कहा गया और यही आपका एक गोल्गी apparatus है, ठीक है। तो गोल्गी apparatus इस तरह से आपका दिखाई देता है बेटा। गोल्गी apparatus जो है बेटा ये जनरली आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके आसपास ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज membrane often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ये जितने भी आपके मेम्ब्रेन्स हैं बेटा, ये जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं इसकी कनेक्शन जनरली किसके साथ रहती है बेटा? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके गोल्गी apparatus हैं, ये गोल्गी apparatus जनरली आपके किसके साथ कनेक्टेड रहेंगे बेटा? ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है? The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि गोल्गी apparatus यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट का। तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ रेडी कर रहा है, जो भी मटेरियल यहाँ पे सिंथेसाइज किया गया है, उसको एक जगह से अगली जगह भेजने के लिए यहाँ पर कौन काम करता है बेटा? आपका गोल्गी apparatus काम करता है। यहाँ पे लिखा है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? गोल्गी apparatus रिस्पॉन्सिबल है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, ये स्टोरेज करता है। क्या करता है बेटा? स्टोरेज, मतलब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजें बना रहा है उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये स्टोर कैसे करेगा? क्योंकि बोला गया ना ये सैक है। क्या है बेटा? सैक। ये वेसिकल है, तो वेसिकल किसी भी बोरी के अंदर कोई भी सामान भर के आप रख सकते हो ना, है कि नहीं? तो ये स्टोरेज करेगा, ये मॉडिफाई करेगा उसको। क्या करेगा बेटा? मॉडिफाई। क्या करेगा बेटा? मॉडिफिकेशन करेगा। और साथ ही साथ पैकेजिंग करेगा। क्या करेगा बेटा? पैकेजिंग। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो बेटा ये तीन चीजें करता है। अब ये ना आपने जैसे फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया और उसको ई कार्ट लेके आता है ना, ई कार्ट एक कंपनी होती है, वो फ्लिपकार्ट नहीं है। फ्लिपकार्ट की कंपनी के अलावा एक ई कार्ट कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, सामान वगैरह लेके आने के लिए। अब एक बात समझिए ना बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। अगर ई कार्ट यहाँ पर है तो ई कार्ट एग्जैक्टली आपका गोल्गी apparatus ही है। वो क्या करता है? जितने भी सामान फ्लिपकार्ट ने भेजा उसको ई कार्ट क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उसके बाहर से खुद की पैकेजिंग करता है कि नहीं करता है? इसको ना सेव करने के लिए पैकेजिंग करने के बाद फिर उसको भेजने का काम ई कार्ट ही करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सामान भेजा किसने? फ्लिपकार्ट ने। उसको पैकेज स्टोर किसने किया? ई कार्ट ने किया। पैकेज किसने किया? ई कार्ट ने किया। और ट्रांसपोर्ट भी किसने किया? ई कार्ट ने किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बेसिकली हमारा जो ये गोल्गी apparatus है बेटा, ये करता क्या है बेटा? ये हमारा डिलीवरी पार्टनर है। क्या है बेटा? ये हमारा डिलीवरी पार्टनर, ये डिलीवरी करता है।
ये ना डिलीवरी करवाता है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है और पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करवा देता है। यहाँ पे वही वही हो ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स, ठीक है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपरेटस। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ना बेटा कॉम्प्लेक्स शुगर बना सकते हैं गोल्गी एपरेटस के अंदर में, अगर सिंपल शुगर हमारे पास प्रेजेंट हो तो, ठीक है। मतलब कि मान लो सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर में अंतर क्या होता है। सिंपल शुगर जो होता है बेटा, सिंपल शुगर में आपके कार्बन का नंबर जो होता है बेटा वो C6H12O6 होता है, ठीक है बेटा। अब ऐसे मान लो कि ऐसे C6H12O6 जो है बेटा, ये ना आपके 100 आ गए इंटू 100 आपके गोल्गी एपरेटस के अंदर में प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, गोल्गी एपरेटस के अंदर प्रेजेंट है। अब गोल्गी एपरेटस ने देखा कि ये बहुत ज्यादा जगह खा रहा था, तो इन जगह को कम करने के लिए गोल्गी एपरेटस क्या कर देगा बेटा, इन सारे शुगर्स को चिपका देगा। क्या कर देगा बेटा, चिपका देगा, एक दूसरे के साथ इसे चिपका दिया इसको। तो जब इसने इसको चिपका दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया आपका, मान लीजिए एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि आपका जो कार्बन है बेटा, कार्बन मान लो 100 आ गया, ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन था बेटा वो आ गया 200 और आपका ऑक्सीजन आ गया फिर 100, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ऐसी मॉलिक्यूल इसने बना दी जो कि काफी क्या होगा बेटा, कॉम्पैक्ट होगा। क्या होगा बेटा, कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो कि ये गोल्गी एपरेटस कर सकता है। तो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। तो यहां पे वही कहा गया बेटा कि सिंपल शुगर से आपने यहां पे क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स शुगर बना दिया। कॉम्प्लेक्स यहां पे आपने शुगर बना दिया है जो कि गोल्गी एपरेटस में अचीव किया जा सकता है। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम भी बनाने में इन्वॉल्व रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का बेटा, प्लीज आप याद रखेंगे। अगर कभी भी आपको किसी का आपका ये फंक्शन पूछेगा तो गोल्गी एपरेटस का पूछता है, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस के फंक्शन में बेटा सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट। क्या आता है बेटा, ट्रांसपोर्ट। दूसरे में क्या आएगा बेटा, दूसरे में आप बोलेंगे स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड आपका पैकेजिंग, ये आ गया दूसरा। तीसरे में आप क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल शुगर कैन बी कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स शुगर। और चौथे में क्या बोलेंगे, हेल्प्स टू फॉर्म लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम फॉर्म करने में हेल्प करता है। बाद में तुमको समझ में आएगा कि ये लाइसोसोम करता क्या है, ठीक है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये क्या है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैमिलियो गोल्गी के बारे में पढ़ लेते हैं। कैमिलियो गोल्गी वो है जिन्होंने आपके लाइसोसोम के बारे में बताया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या बताई गई है। कैमिलियो गोल्गी वाज बोर्न एट कॉर्टेनो नियर ब्रेस्किया इन 1843। तो ब्रेस्किया के पास 1843 में हमारे जो कैमिलियो गोल्गी थे उनका जन्म हुआ। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया, ठीक है, पेविया। तो पेविया की यूनिवर्सिटी में इन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865, आप देख सकते हो बेटा, आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पेविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटेओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो पेविया है बेटा, वहाँ पे हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल बेटा सेंट मैटेओ करके, वहाँ पे इन्होंने काम किया है। एंड एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न्ड विद द नर्वस सिस्टम। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया है बेटा, नर्वस सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारे इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए। एंड इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द chronically sick at Abbiate Grasso, ठीक है। एंड ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशंस इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन। तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि इन्होंने अपनी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर की जो जॉब पोस्ट थी बेटा, उन्होंने इस हॉस्पिटल में क्रॉनिकली सिक एट ये आपके एबिएटे ग्रेसो वाले जगह में इन्होंने इस पोस्ट को अपनाया। और यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले इन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था बेटा एक बहुत ही छोटे से किचन में स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑफ हिज हॉस्पिटल विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लैबोरेटरी। उन्होंने उसको लैबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया था और ये आपके हॉस्पिटल की ही किचन है, ठीक है। However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure. तो यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल जो आपके सेल थे बेटा उसके अलग अलग स्ट्रक्चर को स्टेन करना इन्होंने सिखाया, ठीक है, पूरी दुनिया को। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस मेथड इज रेफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन। इसको ब्लैक रिएक्शन कहते थे बेटा। इससे बेसिकली होता क्या था कि किसी भी सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स को हम अलग अलग कलर दे सकते थे, ठीक है, और इस रिएक्शन को ब्लैक रिएक्शन कहा गया। एंड दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रैकिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अलग अलग जो आपके सेल्स के छोटे छोटे हिस्से थे बेटा उसको पता करने के लिए बेटा ये एक बहुत ही अच्छा मेथड था जिससे कि हमको ये समझ में आता था कि सेल में कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है।
All through his life, he continued to work on these lines and modifying and improving his this technique. Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramoni Cazal for their work on the structure of the nervous system. तो यहाँ पे इनको नोबल प्राइज भी मिला है बेटा. तो ये वो आदमी है जिन्होंने नोबल प्राइज हासिल किया है 1906 में, और इसी के कुछ सालों के बाद आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था. एंड इन्होंने ही हमें गोल्गी एपरेटस के बारे में बताया. ठीक है, इसलिए इनके नाम के ऑनर के इनके नाम को ऑनर देते हुए आपके एपरेटस को गोल्गी एपरेटस कहा जाता है. ठीक है, इस वाले पार्ट को. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइसोसोम्स. व्हाट इज लाइसोसोम? स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम. ये ना आपके ना मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, बोरियां होती हैं, जिसके अंदर में ना बेटा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम करते क्या है बेटा? ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम का एक ही काम है, डाइजेशन करना. ठीक है, पचा लेना. ठीक है, चीज़ों को पचा देता है ये. तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि ये एक ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जिसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं. दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ RER. ये एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कौन बना के देता है इसको? RER बना के देता है. आप लोगों को शायद याद होगा ना, बोला गया था कि प्रोटीन्स भी बनाता है, इसके साथ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व रहते हैं. तो वो एंजाइम्स ये लाइसोसोम के लिए बना रहा होता है. तो RER जो है बेटा लाइसोसोम का एंजाइम बनाता है. तो आपको पूछ सकता है कि कौन सा आपके सेल का ऑर्गेनल लाइसोसोम के लिए एंजाइम बनाता है. तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आप लिखेंगे बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. तो ये क्या करता है? ये बेसिकली है क्या बेटा? ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का. मतलब कि ये आपके सेल में जो भी कूड़ा गंदगी होगी उसको साफ करेगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा तुम्हारे सेल के अंदर में ही एक आदमी ऐसा है या फिर एक ऑर्गेनल ऐसा है जो गंदगी को साफ करता है. वो इंसानों के दिमाग में ही कीड़ा है कि हम लोग गंदगी साफ नहीं करते ना बाहर का, है कि नहीं? तो देखो हमारे सेल के अंदर में इतना छोटा सा आपका यूनिट पार्ट है, बेसिक यूनिट पार्ट है, उसमें भी इस गंदगी साफ करने के लिए कोई ना कोई है. ठीक है, आप देख सकते हो. दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स. तो क्लियरली देखना बेटा ये क्या क्या डाइजेस्ट करता है. ये आपके फॉरेन मटेरियल को मतलब साफ करता है, जो कि सेल को जरूरत उसकी नहीं है उसको हटाता है. और दूसरा वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि जो सेल ऑर्गेनल्स पुराने हो गए, खराब हो गए, उसको भी वो खा लेगा, उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा वो. ठीक है, तो बेसिकली ये करता क्या है बेटा? उन सब चीजों को साफ करता है जिसकी जरूरत सेल को नहीं है. ठीक है, अगला फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड. आप देख सकते हो बेटा बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स. तो चाहे वो बैक्टीरिया आए या चाहे वो खाना आए, इन दोनों को डाइजेस्ट कौन करता है बेटा? लाइसोसोम. और साथ ही साथ ये आपके ओल्ड ऑर्गेनल्स, जैसे कि आपका कोई पार्ट खराब हो गया, मानो गोल्गी एपरेटस खराब हो गया. ठीक है, गोल्गी एपरेटस अब खराब हो चुका है, तो उसको भी डाइजेस्ट कौन करेगा बेटा? आपका यही लाइसोसोम ही करेगा. ठीक है, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना होगा. लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो आपको मैं बता दूं बेटा कि ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं, इसीलिए ये सब चीजें ये कर पाते हैं. कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटीरियल. और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. और हमारी बॉडी बेसिकली बनी होती है ऑर्गेनिक मटेरियल से ही. ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं. ये किसी भी चीज़ को पचा सकता है, बशर्ते कि वो क्या होना चाहिए बेटा? ऑर्गेनिक होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? ऑर्गेनिक. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. तो यहाँ पे इवन ये भी होता है बेटा कि अगर मान लो कि कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी चोट लग गई और आपका जो सेल था बेटा वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, तो तब क्या होता है बेटा? लाइसोसोम ना ब्रस्ट होता है, फट जाता है. ठीक है, फट जाता है और ये अपने ही सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है. अपने ही सेल को, जितने भी सेल है बेटा उसको कंप्लीटली वो खा जाता है. ठीक है, तो इसलिए याद रखना बेटा कि आपके जो सेल है, मान लीजिए अगर वो डैमेज हो गया कंप्लीटली, तो उसको भी लाइसोसोम क्या कर लेगा बेटा? कंप्लीटली खा लेगा. ठीक है, उसको मतलब खत्म कर देगा पूरी तरह से. ठीक है, सो देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. तो यहाँ पे ये पूछता है आपको सवाल कि व्हाई लाइसोसोम आर सुसाइड बैग ऑफ द सेल. क्यों लाइसोसोम को आप सुसाइड बैग ऑफ अ सेल कहते हो बेटा? क्योंकि ये अपने ही सेल को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है,
कब? जब वो पूरी तरह से क्या हो गया बेटा? डैमेज हो गया। तो कोई भी सेल आपका डैमेज हो गया तो उस लाइसोसोम क्या करेगा? फट जाएगा और फट के पूरे सेल को खत्म चट कर जाएगा, ठीक है, और वो खुद भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला था सुसाइड बैग। क्या बोला था बेटा? सुसाइड बैग। चलिए, तो बहुत बढ़िया बेटा, आपने लाइसोसोम पढ़ लिया, लाइसोसोम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। आपको आपके पेपर में जब भी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का पूछा जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया से सवाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया का सवाल होगा ही होगा, होगा ही होगा 110%, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया किस काम में आता है? चलिए देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। ये आपके सेल के पावर हाउसेस है। क्या है बेटा? पावर हाउसेस। पावर हाउसेस का मतलब बेटा कि ये जो है बेटा आपके सेल को एनर्जी देने का काम करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। बेटा इसके पास कितनी मेम्ब्रेन कवरिंग होती है बेटा? 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो ध्यान रखना बेटा कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जो भी आपकी एनर्जी की कंटेंट होगी उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं। और जो अंदर वाली होती है बेटा, वो डीपली क्या होती है बेटा? फोल्डेड होती है। डीपली क्या होती है बेटा? फोल्डेड। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपको दिखाया जाए, ठीक है बेटा। ये भी देखिए, यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये नीचे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से इसके अंदर में फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखिए बेटा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे ड्रॉ करना है तो आप इसे बीन बना लो। पहले क्या बना लो बेटा? बीन। ऐसे एक बीन टाइप का एक शेप बना लो। बन गया बेटा। इसके ऊपर में छेद होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं बेटा? छेद। देयर आर अ लॉट ऑफ परफोरेशन इन दिस, ठीक है। छेद, काफी सारे छेद होते हैं इसमें। इसके ऊपर में एक और लेयर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा। ये कुछ इस तरह से इसकी लेयरिंग होती है। दिखा आपको बेटा? ये लेयरिंग ऐसी होती है और इस लेयरिंग के ऊपर में बेटा अलग अलग फोल्ड्स होते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए बेटा, देखिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड क्यों किया जा रहा है? ये देखिए बेटा, ये इस तरह से फोल्डेड क्यों है? इतना सारा फोल्ड यार, ठीक है, इतना सारा फोल्ड। अब मुझे बताइए, अब अगर मान लीजिए मैं एक पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक पेपर ले लेता हूँ, उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ये पेपर ले लिया, ठीक है, ये पेपर है आपके पास। अब थोड़ा देखिएगा बेटा क्या हुआ है। आपके पास ये पेपर है, ठीक है। अभी ये आपका अनफोल्डेड पेपर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं इसको फोल्ड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए अभी ये इसने इतना सारा जगह घेरा हुआ है ना, बट मान लीजिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, इसको फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया इसको भी, ठीक है। इसको हम फोल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। फोल्ड करते जाइए, फोल्ड करते जाइए, फोल्ड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इसको एक और बार फोल्ड कर दिया, इसको एक और बार फोल्ड कर दिया, ठीक है, और इसको आखिरी बार फोल्ड कर दिया। अभी देखो ये कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया ना, ठीक है, बहुत छोटा हो गया। अब इस तरह से फोल्ड करके अगर मान लो इतनी एरिया थी तो मैं इसमें और कितने पेपर रख सकता हूँ? बहुत सारे पेपर रख सकता हूँ। तो मतलब कि इसको फोल्ड करने से होता क्या है बेटा? इसको फोल्ड करने से इसकी जो एरिया है हम बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको फोल्ड करके हम ऐसे बहुत सारे और पेपर चिपका सकते हैं ना, जो कि आपका फोल्ड करने से क्या होगा? इसके एरिया क्या होगा? इंक्रीज। इसकी एरिया क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो मतलब कि होता क्या है बेटा कि हम जब इसको फोल्ड करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे बेटा आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एफिशिएंटली काम कर पाती है, क्योंकि इसका काम है बेटा एनर्जी के मॉलिक्यूल को बनाना, एटीपी को बनाना। किसको बनाना बेटा? एटीपी को फॉर्म करना। अब अगर एटीपी फॉर्म करना है मुझे, तो हम अगर देखें अपने आप को, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इन सारे एनर्जी के बीच में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इन सारे एनर्जी के बीच में आपको एक बात समझना होगा कि अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है तो हमें एनर्जी बनानी भी तो बहुत सारी पड़ेगी ना। तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको इतने सारे एरिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसे फोल्ड कर दो, ठीक है।
क्योंकि जितना आप फोल्ड करोगे बेटा उसकी एरिया उतनी इंक्रीज होगी, और जितनी एरिया इंक्रीज होगी आप उतना ही ज्यादा क्या बना पाओगे बेटा, एनर्जी बना पाओगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी बना पाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी दे पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा इसमें इस तरह से आपके फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये फोल्ड आप इस तरह से यहाँ पे देख पाओगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए बेटा, आगे की क्या कहानी आ रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सवाल आपके आ सकता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स द एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर द सेल। ठीक है, ये एनर्जी बना के देता है। अब देखिए बेटा आगे, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, दो मेम्ब्रेन कवरिंग है, मैंने आपको दिखाया डायग्राम, देखिए दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इसकी। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, बाहर वाली मेम्ब्रेन में थोड़ी बहुत छेद रहती है बेटा, while the inner membrane is deeply folded, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा वो completely folded, पूरा फोल्ड वोल्ड बना के बैठा होता है। क्यों? क्योंकि हमें एरिया इंक्रीज करना है, एरिया इंक्रीज करके हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करना है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, these folds increase surface area, ये बोला ना, these folds increase surface area for ATP generating, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों? हमें ताकि एटीपी जनरेट कर पाए केमिकल रिएक्शंस के लिए। किसके लिए बेटा? केमिकल रिएक्शंस के लिए। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो मैं बता दूं बेटा कि the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो हमें हमारी बॉडी में जो एनर्जी है बेटा वो किसके फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पहले बेटा ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जैसे ही ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो उसमें एक फास्फोरस ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, तो जनरली हमारे बॉडी में ना एडीपी होता है। क्या होता है बेटा? एडीपी। ठीक है, तो इसके साथ एक पी लगा देते हैं, फास्फोरस जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एटीपी। ये जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्योंकि आप थोड़ा सोच के देखिए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बोला मैंने, डाई का मतलब क्या होता है? दो, और एडेनोसिन यहां पे आ रहा है ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब तीन। तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसीलिए केला खाने से आपको इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि केले में पोटेशियम होता है और पोटेशियम से ही फॉस्फेट बनता है। ठीक है बेटा, क्योंकि फॉस्फोरस से ही फॉस्फेट बनेगा ना, और उसी को हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऐड कर देता है और एटीपी बना देता है, और एटीपी के बनते ही हमारी बॉडी में क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे देखिए, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं बेटा। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना बेटा, एनर्जी की करेंसी है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में अगर ये ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी बॉडी में क्या होना जरूरी है बेटा? एटीपी का होना जरूरी है, तभी जाकर आप कोई भी काम कर पाओगे। अगर आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में एटीपी की कमी हो गई है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो आपके बॉडी में जो भी केमिकल बनाने के लिए आपकी एनर्जी लगती है और साथ ही साथ मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा, वो सारी किससे आती है? वो एटीपी से आती है। किससे आती है बेटा? एटीपी। तो मतलब कि एटीपी हमें केमिकल वर्क करने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए, ये दोनों के दोनों काम करने के लिए क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। तो एटीपी ही वो आपकी मतलब कि केमिकल है जो कि आपको ये सब चीजें करने में हेल्प आउट करेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। याद रखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की डीएनए होती है। ये सवाल जरूर आता है। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए खुद का होता है कि नहीं होता? तो हम बोलेंगे हाँ सर होता है। ये डीएनए होने का मतलब क्या है बेटा? जिसके पास डीएनए होता है तो उससे क्या होता है? तो देखिए बेटा, जिसके पास डीएनए होता है उसके पास अपनी खुद की राइबोसोम जरूर होगी। ठीक है, और अगर डीएनए उसके पास अपना खुद का है और राइबोसोम भी खुद का है, तो अपने प्रोटीन खुद से बना सकता है। ठीक है, अपने प्रोटीन खुद से डेवलप कर सकता है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की काबिलियत होती है। ठीक है, कि जिसके पास भी खुद का डीएनए है तो उसके पास अपना राइबोसोम होगा ही होगा, और अगर राइबोसोम खुद का है तो वो क्या कर सकता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है अपने हिसाब से। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियाई को छोड़कर आपके सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का क्या होता है बेटा? डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसके कारण वो खुद की प्रोटीन बना सकता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? ठीक है, अब यहां पे सवाल आया बेटा, अब यहां पे सवाल ये आया, सवाल ये है कि
तो सर अगर मतलब आपके मन में सवाल आना चाहिए जो कि आप लोगों ने पूछा नहीं मुझे, ठीक है, चलो मैं ही आपसे पूछ रहा हूं। आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर बताइए ना कि अगर राइबोसोम तो आपके उसके पास भी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी था, ठीक है, प्रोटीन तो वो भी बना रहा था, तो फिर उसके पास डीएनए क्यों नहीं है? ठीक है, उसके पास डीएनए क्यों नहीं है? तो इसका आंसर बेटा बहुत ही सिंपल सा निकल के आता है। इसका आंसर ये होता है कि आपका जो जो राइबोसोम है, जो दिया गया है किसको बेटा, जो राइबोसोम है बेटा, जो दिया गया है किसको, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो न्यूक्लियस के द्वारा दिया गया है। ये न्यूक्लियस से आया है ना। हाँ, मॉर्निंग, एक मिनट, ओके। तो वो तो दिया गया किससे है बेटा? न्यूक्लियस से दिया गया है ना। तो न्यूक्लियस ने इंडिपेंडेंटली दिया है, तो इसलिए इस बात को समझिए बेटा कि वो न्यूक्लियस के द्वारा दिया गया है। इसका तो खुद का ही राइबोसोम है, समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए आरईआर और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ये अंतर है, ठीक है, कि आरईआर के पास जो आपका राइबोसोम है वो न्यूक्लियस ने दिया है, ठीक है, बट इसके पास जो राइबोसोम है वो खुद का इसका है, ठीक है, इसीलिए वो इसके अंदर में लाई करता है। तो इसलिए आप देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, खुद की प्रोटीन ये बना सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। 2 मिनट, मैं आ रहा हूं, आप लोग तब तक से ये लिख लीजिए।
नंबर ओके इसके बाद देखिए बेटा क्या है नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये भी हो गया, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया कि ये आपका अपना प्रोटीन खुद से बना लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स से, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड आपका सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है बेटा? प्लांट सेल में। ये एनिमल में नहीं होता, क्योंकि एनिमल क्या नहीं कर सकता? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसीलिए, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, 2 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो ये क्रोमोप्लास्ट है ना बेटा, ये कलर्ड होते हैं। क्या होता है? इसे कलर होता है बहुत सारा, लाल रंग का, ग्रीन रंग का, ठीक है। बट जो ल्यूकोप्लास्ट है बेटा, वो व्हाइट कलर का होता है, वो कलरलेस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ही होता है क्या? ये आंखों का धोखा है, ठीक है बेटा। क्योंकि ना होता क्या है ना बेटा, ये ना बेसिकली रेड और ग्रीन कलर को ना, सॉरी, रेड और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है आपका पत्ता, और वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर को, इसलिए हमको पत्ते ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पत्ता एक्चुअली ग्रीन कलर का है क्या? वो भी एक डाउट है, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज़ आपको क्लियर होगा जाके क्लास 11 में जाओगे ना, तो फोटोसिंथेसिस पूरा एक चैप्टर है बायोलॉजी में, तो तब समझ में आएगा कि अरे ये तो पत्ता तो ग्रीन कलर का था ही नहीं, ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए वो ग्रीन कलर का लग रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना बेटा। सो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये क्या किस नाम से जाने जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। क्रोमो के अंदर क्लोरो आता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोप्लास्ट आता है, और क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सही बात है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। किसके लिए बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करता कौन है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है। और क्रोमोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड्स का पार्ट है, ठीक है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साथ साथ बेटा जो ग्रीन कलर का होता है, उसके साथ साथ वो येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी कैरी करते हैं। तो इसलिए पत्ते कभी कभी येलो कलर के, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं ना, तो ये कारण होता है, लाल रंग का, ठीक है। तो देख बेटा, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा बेटा कि आपके ल्यूकोप्लास्ट क्या है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं बेटा? स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? स्टोरेज का। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं प्लास्टिड्स का फंक्शन बता दो, तो प्लास्टिड के फंक्शन में 2 फंक्शन दे सकते हो। एक तो क्लोरोप्लास्ट का दे दो कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा? आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और दूसरा होता है बेटा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है स्टोर करने के लिए चीजों को, ठीक है, स्टोरेज वगैरह के लिए काम आता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट consists of numerous membrane layers
एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ना बेटा बहुत सारे न्यूमरस लेयर्स होते हैं। जिस किस तरह से बेटा, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में थे, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके ना बेटा ये जो है ना, ये आपका प्लास्टिड, उसमें आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। देखना ये रहा आपका प्लांट सेल। नीचे था क्या ये क्या है, एनिमल सेल है ना, हाँ ये प्लांट सेल है। ठीक है, देखिएगा इस प्लांट सेल में ना अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी प्लास्टिड कहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए प्लास्टिड ढूंढते रहिए। प्लास्टिड कहाँ पे है, ये रहा देखो क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और इसको देखिए, ये दोनों की शेप लगभग सेम ही है। ठीक है, इसके अंदर में अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं, बट वो एक बैटरी की तरह टक 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 लेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको साइड से दिखाया गया है, इसको साइड से दिखाया गया है। ठीक है, और इसको ऊपर से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें भी लेयर से बहुत सारे और इसमें भी लेयर से बहुत सारे। अब इन दोनों से होता क्या है, बात को समझना। जब आप लेयर्स की बात करते हो बेटा, तो ये लेयर्स दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा, ये दोनों के दोनों आपके ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने में काम आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाने में काम आता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये बेसिकली करता क्या है बेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने में काम आता है। ठीक है, क्योंकि जितना सारा लेयर आपका बना रहेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा उतना ज़्यादा फूड प्रिपेयर हो पाएगा। तो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को फिर उतना खाना दिया जाएगा, और जितना खाना बचेगा उसको स्टोर कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा बेटा, स्टोर कर लिया जाएगा। और आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, यहाँ पे स्टोर करने का काम कौन कर रहा था, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे स्टोर करने का जो काम है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो कौन कर रहा है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्लियरली बता देगा ना कि स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल्स को करता है, प्रोटीन को करता है। तो स्टार्च बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑयल्स क्या होता है, फैट से होते हैं, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है नहीं, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। तो ये तीनों के तीनों चीजें देखो, आपके न्यूट्रिशन के तीन सबसे मेन चीजें क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये तीनों चीजें ये स्टोर करता है। और ये तीनों चीजें कौन बना रहा है, ये तीनों चीजें आपके क्लोरोप्लास्ट बना रहा है कि नहीं। तो ये चीजें आपको क्लोरोप्लास्ट बनाता है, और इसका काम क्या है, स्टोर करना। मतलब कि मम्मी का काम है बनाना और आपका काम है स्टोर करना, है कि नहीं। मम्मी बनाती है, आप स्टोर कर लेते हो ना, पेट में कर लिया स्टोर, हो गया रेडी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसीलिए यहां पे मैं बता दूं बेटा कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। और उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा। ठीक है, देयर आर, जैसे आपको याद होना चाहिए, गोल्गी एपेरेटस में आपके बहुत सारे लेयर्स थे सैक्स के, उसको सिस्टर्न्स कहा जा रहा था। तो इसके अलग अलग लेयर्स को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं, ग्रुप के साथ। एंड दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओए तो देखो प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये खुद से अपनी प्रोटीन बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। क्योंकि न्यूक्लियाई ही बाकी ऑर्गेनल्स को क्या करता है बेटा, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। बाकी इसके खुद के अपने पास ही डीएनए और क्या है बेटा, राइबोसोम है। प्लीज बात को समझना। तो अभी तक से आपने देख लिया कि तीन चीजों में डीएनए थी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, इन तीनों में आपकी क्या थी बेटा, डीएनए, खुद की डीएनए थी और खुद के राइबोसोम थे। तो ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से प्रोटीन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और आपके किसी भी दूसरे आपके ऑर्गेनल्स में, बेसिक ऑर्गेनल्स में आपको डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और राइबोसोम नहीं मिलेगा, ये तीन ही में मिलेगा। तो हमारे एनिमल में किस किस में होंगे, दो में होंगे, न्यूक्लियस के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हमारे पास तो प्लास्टिड होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर सकते बेटा, खुद का खाना खुद से बना ही नहीं सकते ना, हम तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे ना। बट प्लांट के पास तीन ऐसे ऑर्गेनल्स है बेटा जिसमें आपकी खुद की डीएनए और क्या होगी बेटा, प्रोटीन होगी। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा होता है बेटा, सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ, सॉरी डीएनए और राइबोसोम है। और याद रखिएगा बेटा कि ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिड के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, आया सबको समझ में, कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट आपका बच गया, दैट इज वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है, देखिए बेटा, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट।
सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए बेटा आपका वैक्यूल जो है बेटा ये ना स्टोरेज सैक है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है बेटा, स्टोर करना। वैक्यूल का एकमात्र आपका काम है स्टोर करना। क्या करना बेटा, स्टोर, चीजों को स्टोर करना, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में आपकी वैक्यूल छोटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर करने लायक ज्यादा चीजें नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी बनाते हैं वो यूज कर लेते हैं फटाफट से। बट वही सेम चीज प्लांट में क्या होता है बेटा, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि प्लांट में जो भी कुछ बनता है वो जल्दी से यूज नहीं हो जाता, क्योंकि प्लांट स्टेशनरी है, रुका हुआ है ना एक जगह पे, तो उसको उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए जो भी बनाता है वो स्टोर होता रहता है, ठीक है। और हम लोग जो भी बनाते हैं वो फटाफट से यूज कर लेते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में वैक्यूल उतना बड़ा नहीं होता। सवाल आ सकता है आपको कि क्यों बताओ एनिमल सेल में बड़े वैक्यूल नहीं होते, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होते, तो इसका बहुत ही सिंपल सा है बेटा, क्योंकि एनर्जी का यूज जो है बेटा एनिमल्स में ज्यादा होता है, इसलिए वैक्यूल्स में कुछ स्टोर करने के लिए है नहीं, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में एनर्जी का यूजेस बहुत कम है, तो इसलिए उसमें स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है, ठीक है। तो एनर्जी के यूसेज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बेटा, एनर्जी के यूसेज पे। तो द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में, देखो प्लांट सेल में बेटा वैक्यूल 90% तक से पूरा सेल का जगह ले सकता है, 90%, समझ रहे हो बेटा, कि मतलब कि अगर एक सेल इतना बड़ा था तो 90% मतलब कि इतना सारा एरिया सिर्फ वैक्यूल ले लेगा। यहीं पे आपका न्यूक्लियस होगा, यहीं पे आपका ईआर, यहीं पे आपका गोल्गी apparatus, यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कौन भरा होगा, वैक्यूल भरा होगा। तो 90% तक से आपका क्या होता है बेटा, वैक्यूल बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि लगभग 50% तो आपका कवर होगा ही होगा, ठीक है। उससे 90% तक से आपकी जो वैक्यूल है बड़ी हो सकती है, ठीक है। आपको दिखाता हूं ना, देखिए ना बेटा, प्लांट सेल देखिए, तो ऊपर में तो प्लांट सेल है, देखिए ना, प्लांट सेल के डायग्राम तो ऊपर ही है, ये देख सकते हो आप बेटा कितना बड़ा वैक्यूल है, दिख रहा है बेटा, ये देखो, इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये देखिए बेटा क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ये वैक्यूल नहीं, ठीक है बच्चे, इसको अक्सर क्लोरोप्लास्ट मान ले, इसको अक्सर वैक्यूल बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये इसको यहाँ पे थोड़ा खोल के दिखाया गया है, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। और ये देखिए बेटा ये वैक्यूल है, तो इसने लगभग आपके 50% ऑफ द सेल को कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अब ये वैक्यूल में अगर क्या होता है, इन 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 प्लांट सेल वैक्यूल, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। वैक्यूल पूरी तरह से भरा होता है सेल सैप से, ठीक है, सेल के केमिकल कंटेंट से, ठीक है, भरा होता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। मैंने बताया था आपको टर्जिडिटी के बारे में, ठीक है, टर्जिडिटी। अब ये टर्जिडिटी क्या होती है बेटा, कि इसमें आपका जो चीज़ें भरी जाती है, कोई भी चीज़ आप भरते हो, जैसे बलून में मान लो अगर आपने पानी भर दिया तो वो फूल जाता है ना, एकदम टाइट हो जाता है ना वो बेटा। जैसे अगर आप कोई वॉलीबॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, उसमें हवा भरते तो क्या होता है, वो टाइट हो जाता है। आपके साइकिल का टायर ले लो, उसमें हवा भरते वो टाइट हो जाता है ना बेटा, तो वो क्या हो गया था, वो टर्जिड हो गया। क्या हो गया बेटा, टर्जिड। तो उसमें अगर आपने बहुत सारा सामान अगर भर दिया तो वो टर्जिडिटी हासिल कर लेता है। क्या हासिल कर लेता है बेटा, टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी के साथ साथ वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। रिजिड का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी शेप बदल नहीं सकती। तो आपने अगर टायर में हवा बहुत ज्यादा भर दिया है तो एकदम उसकी साइज फिक्स हो जाती है ना, उस तरह से, ठीक है। सो टू द सेल, मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होती है बेटा, जो कि आपके सेल को जरूरत होती है, प्लांट सेल को, वो आपके कहाँ पर स्टोर होता है बेटा, आपके वैक्यूल में, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड। देखिए बेटा एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है, नंदिनी एमिनो एसिड क्या होता है, नहीं पता, चलिए देखिए बेटा, एमिनो एसिड क्या होता है बेटा, प्रोटीन ही होता है, ठीक है बेटा, प्रोटीन ही है, एमिनो एसिड प्रोटीन ही है। जिस तरह से ग्लूकोज शुगर होता है ना बेटा, है कि नहीं, उसी तरह से, और शुगर बेसिकली क्या होता है बेटा, शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो उसी तरह से एमिनो एसिड प्रोटीन ही होता है। और ये शुगर क्या होता है बेटा, शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका कार्ब्स है, क्या बेटा, कार्ब्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसी तरह से वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि आपके ये ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके जो कि इंपॉर्टेंट एसिड्स में क्या क्या आते हैं, तो मैं बता दूं, इसमें आपके वो सिट्रिक एसिड आ गया, या फिर आपका टार्टरिक एसिड आ गया, ये सब चीज़ें इसमें स्टोर रहती है, ठीक है बेटा। एंड सम प्रोटीन्स, अब ये सम प्रोटीन उन्होंने लिखा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एमिनो एसिड ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि वैक्यूल के अंदर में ये सब चीज़ें स्टोर रहती है, एमिनो एसिड एंड शुगर्स। और अगर आपने एमिनो एसिड और शुगर लिख दे काफ़ी है, ठीक है। इवन आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, क्योंकि एमिनो एसिड ही प्रोटीन है और शुगर ही क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। जो अमीबा है बेटा, अमीबा अपने खाने को फूड वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जब वो सूडोपोडिया खोलता है
खाने को पकड़ता है, अपने अंदर लेता है, तो वो खाना किसके अंदर में आ जाता है? वैक्यूल के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखेंगे दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड, जो भी अमीबा ने खाना कंज्यूम किया है बेटा, वो खाना जो है बेटा आपके वैक्यूल में भरा जाता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो मैं बता दूं बेटा, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स। तो आपके जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं ना बेटा, ये काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेस वाटर को क्या करने के लिए बेटा? सेल से बाहर निकालने के लिए भी। ठीक है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आप लोग प्लीज समझेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये बेसिकली पता है क्या है बेटा? ये एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस, जो कि कौन दिखा रहा था? एमीबा, एमीबा दिखाया था ना बेटा। तो एमीबा के बारे में मैंने एक्सोसाइटोसिस कहा था। तो मतलब कि एमीबा जब खाना खाता है तो भी खाना वैक्यूल में रखता है और वेस्ट को निकालने के लिए भी किसकी मदद लेता है? वैक्यूल की मदद लेता है। तो इसलिए अमीबा जो है बेटा एक्सोसाइटोसिस दिखाने के लिए बेटा वैक्यूल की मदद लेता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एनिमल में वैक्यूल ना हो, किसी सेल में वैक्यूल नहीं बेटा, वैक्यूल रहता है बट वो बहुत कम रहता है। बट किसी किसी सेल में वैक्यूल नहीं होता, जैसे बोन सेल में हमें वैक्यूल की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सेल्स है बेटा जिसमें वैक्यूल की जरूरत हमें नहीं होती। जैसे आप मान लीजिए आप स्पर्म में ले लो, स्पर्म में ज़्यादा कुछ वैक्यूल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब वैक्यूल है उसमें बट उतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ओवम में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है ना, ओवम, होता है। हाँ उसमें होता है प्रेजेंट। हमारे पास तो है ही बेटा वैक्यूल, हर एक आपके सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है। बस वही कि उसकी यूज़ के ऊपर उसकी साइज़ है, कितना उसमें यूज़ है, तो उसके यूज़ के हिसाब से। मसल सेल में वैक्यूल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मसल सेल जो है बेटा उसमें वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कभी अपनी बॉडी में वाइटामिन को काहे नहीं स्टोर कर सकते? क्योंकि वैक्यूल्स में कभी वाइटामिन स्टोर नहीं होते। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बेटा, ठीक है, कि हमारी बॉडी में वैक्यूल्स होते तो है बट वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जो इंटेक कर रहे हैं उसका यूज़ बहुत जल्दी कर ले रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इसलिए ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा आपके अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका बेटा यहाँ पे ईच सेल थर्स एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर। अभी पता कि वैक्यूल भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा आगे स्ट्रक्चर की। सो ईच सेल थर्स एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं बता दूं बेटा कि हर एक सेल जो है बेटा वो स्ट्रक्चर और एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो आपके ऑर्गेनल्स है बेटा वो अलग अलग काम करते हैं बेटा, और ये अलग अलग काम करने का जो ढंग है बेटा ये इन ऑर्गेनल्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आता है। जिस तरह से आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीप फोल्डेड चीज़ें थी, तो वो क्या कर रहा था? उसको ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनाने में हेल्प कर रहा था। क्लोरोप्लास्ट में भी फोल्ड्स थी, क्या कर रहा था? वो खाना बनाने में हेल्प कर रहा था, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा करने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, वैक्यूल इतना बड़ा क्यों था? ताकि वो चीज़ों को स्टोर कर सके। गोल्गी एपेटस में सैक्स क्यों बने हुए थे? क्योंकि उसमें भी मॉडिफिकेशन, स्टोरेज और क्या हो सके बेटा? ट्रांसपोर्ट या पैकेजिंग कर सके वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस के बाहर छेद क्यों थे? ताकि वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर सके, है कि नहीं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों था? क्योंकि वो प्रोटीन बना सकता था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों था? क्योंकि उसके सरफेस में क्या नहीं लगा था बेटा? राइबोसोम नहीं लगा था। तो देखो बेटा कितना सिंपल सा है कि नहीं? आपके लाइसोसोम के अंदर में क्यों एंजाइम भरा हुआ था? तो आप जानते हो बेटा क्योंकि वो एंजाइम चीजों को डाइजेस्ट करने में काम आता है। तो इस तरह से बेटा आपको इन सब चीजों को समझना होता है कि इनकी स्ट्रक्चर वाइज, इनके ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपको समझ में आता है कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? द सेल थर्स हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। देखिए बेटा, रेस्पायर करना, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे आपको चार चीजें बताई गई है: रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, रेस्पिरेशन और ऑपरेटिंग न्यूट्रिशन ये दोनों कौन करने में हेल्प कर रहा था बेटा? ये हेल्प कर रहा था हमें करने के लिए कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रहा था ना डिफ्यूजन, अंदर बाहर चीजें, है कि नहीं? उसके बाद क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? वेस्ट मटेरियल को कौन हटा रहा था? लाइसोसोम्स। कौन हटा था बेटा? लाइसोसोम्स। वेरी गुड। और नए प्रोटीन कौन कौन बना सकता है? SCR नहीं बनाता बेटा, ये बनाता है बेटा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपका हो गया बेटा, वही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, कम ऑन, आप लोग का दिमाग ना शॉर्ट्स देख देख के शॉर्ट हो गया बेटा। ठीक है, प्लीज शॉर्ट्स देखना बंद करिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए, नहीं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।
नहीं सच में थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, ठीक है। शॉर्ट्स देखना बंद कीजिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट जो है ना बेटा आपके दिमाग का जो अटेंशन स्पैन है उसको शॉर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है जैसे दिमाग में डालते हो ना, तब के तभी दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन देती है वो दिमाग से बाहर हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप सुन रहे हो उस पर फोकस बढ़ाओ, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं तो लंबा वीडियो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, वीडियो देखना है आपने, लंबी लंबी वीडियो देखो, 10 मिनट की वीडियो देखो, 20 मिनट की, 1 घंटे की वीडियो देखो, शॉर्ट्स मत देखो, ठीक है। शॉर्ट्स होता है ना बेटा वो फटाक से मतलब आता है और फटाक से निकल जाता है ना, तो इसलिए वो आपके दिमाग का अटेंशन स्पैन कम कर देगा, ठीक है। रील्स वगैरह तो एकदम ही मत देखो, ऊपर से क्रिंजे रील तो मतलब देखना ही नहीं है, ठीक है। क्रिंज वाली रील है वो नाच रहा है, देख रहे हो, ओए क्या मस्त नाच रही है, चलो लाइक कर देते हैं, क्या कर रही हूँ, पागल हो। चलो अब ध्यान दो, थर्स द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोल दिया गया बेटा, इसीलिए सेल जो है बेटा वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यह लाइफ का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट मतलब कि कोई भी चीज जो जिंदा है आपके आसपास, ठीक है बेटा, वो सेल से ही बना हुआ है, तो इसीलिए उसकी बेसिक यूनिट क्या है बेटा, बेसिक फंक्शनल यूनिट बेटा वो सेल, ठीक है। क्योंकि उस बॉडी में, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने इधर खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरी बॉडी में अगर मैं कुछ भी बोल पा रहा हूं या कर रहा हूं, ये सब मेरे बॉडी के सेल्स से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी जो कर रहा हूं, ठीक है, अगर मेरी बॉडी में मेरे सेल फंक्शन करना बंद कर दें या काम करना बंद कर दें, तो मेरी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हाँ सेल डेड होता है बेटा एकदम, ठीक है ना, एकदम डेड होता है बेटा सेल। जैसे आपके बालों को ले लो, ये डेड ही है, ठीक है, ये डेड सेल्स है। सिर्फ अगर स्कैल्प जिंदा है, ठीक है। आपके नेल्स ले लो बेटा, ये डेड है। सिर्फ आपके यहाँ पे जो ये जो चिपके हैं नेल्स है, ये भी डेड ही है। इसके अंदर की जो स्किन है वो जिंदा है, इसलिए आप जब इस नेल को उखाड़ते हो तो खून निकलता है, दर्द होता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आप जब करो जहाँ पे दर्द होगा वो जिंदा है, ठीक है, वो फीलिंग है ना, ठीक है। आप इस नाखून को काटो दर्द होता है नहीं, ये बाल काटो दर्द होता है नहीं, ये डेड है सारे के सारे, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से डेड और अलाइव में अंतर ही होता है, ठीक है, कि डेड चीज़ें दर्द नहीं करेंगी। अब वो बॉडी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें पेड़ों की, तो पेड़ों के ऊपर जो छाल होते हैं ना बेटा, जो कड़क छाल होती है वो भी डेड होता है, उसको उखाड़ दो वो पेड़ों को दर्द नहीं होगा। बट आप पत्ते तोड़ दो उसके तो उसको फील होता है तब, ठीक है, क्योंकि वो जिंदा होते हैं ना, उसकी जितने भी टिप्स के पार्ट है ना बेटा पेड़ों के, वो जिंदा होते हैं, वो लिविंग है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा सेल डिवीजन की। उससे पहले एक बार मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, चलो हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। सेल डिवीजन क्या है देखिए बेटा, व्हाट इज सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए बेटा सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, ठीक है बेटा। पुराने सेल को हटाने के लिए और नए सेल को बनाने के लिए बेटा हमें सेल डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। सेल डिवीजन इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बताया गया बेटा सेल डिवीजन करने के लिए बेटा, मतलब नए सेल को बनाने के लिए बेटा। तो यहाँ पे सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नए सेल बनते हैं, आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, फर्स्ट पॉइंट ग्रो, दूसरा टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमेट्स। क्या फॉर्म करने के लिए बेटा, गैमेट्स। ये रिप्रोडक्शन के साथ मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखिए बेटा फॉर रिप्रोडक्शन तो 3 चीजों के लिए आपका सेल डिवीजन होता है। पहला ग्रो करने के लिए, दूसरा पुराने को डेड को और इंजर्ड को रिप्लेस करने के लिए, मतलब पहला ग्रो के लिए, दूसरा रिप्लेस के लिए और तीसरा रिप्रोडक्शन के लिए। देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे 3 चीजें आ गई। क्या क्या आ गई बेटा, ग्रो रिप्लेस रिप्रोडक्शन, ग्रो रिप्लेस रिप्रोडक्शन। और जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ना बेटा, ये रिप्रोडक्शन जो है बेटा ये होता है आपका बेटा कैसे, गैमेट फॉर्मेशन से। कैसे होता है, गैमेट फॉर्मेशन से, ठीक है। चलिए तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड आर कॉल्ड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस प्रोसेस को बताया भी गया है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड आर इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, 2 मेन टाइप है सेल डिवीजन के बेटा, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या है बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है बेटा, ये जरूर से आप समझ लें, और मैं बार बार कहूंगा आपसे कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो जो ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस कहते हैं। जो भी सेल डिवीजन ग्रोथ से रिलेटेड है वो क्या है बेटा, आपका माइटोसिस है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, मदर सेल, ये देखिए बेटा ये मदर सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो
मदर सेल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका मदर सेल है बेटा। ये जो मदर सेल है बेटा, ये आपके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। ये दोनों के दोनों डॉटर सेल है बेटा, और आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों के दोनों सेम है। क्या है बेटा? सेम। मतलब कि मदर सेल जो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हुई, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। क्या होंगे बेटा? सेम। क्योंकि ये फिर से मदर बन सकती है ना। फादर कभी सन नहीं पैदा करता ना, माँ तो एक लड़की ही बन सकती है ना, और फिर फर्दर डिवीजन दिखाएंगे तो फिर वो भी तो एक मदर ही होगी ना। इसलिए मदर डॉटर, मदर, फिर ये मदर बनेगी, फिर वो डॉटर बनेगी, फिर मदर डॉटर, मदर डॉटर। यहाँ पे कोई फादर सन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है। कम ऑन, ठीक है, सॉरी। अभी देखिए बेटा, ये क्या है बेटा? ये मियोसिस है। अब मियोसिस में आपके जो दो डॉटर सेल बनेंगे बेटा, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसलिए आप इनके कलर देखिए, अलग अलग है। इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए। तो यहाँ पे जब भी आपका मियोसिस होता है तो उसमें जो डॉटर सेल निकलते हैं बेटा, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। पता है कि यहाँ पे देखो दोनों सेम निकले थे ना, ये अलग निकले थे, ठीक है। तो इसलिए याद रखना बेटा, ये सेम नहीं होते, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, या फिर इसको इतना खतरनाक लिखने से आप लिखो डिफरेंट लिख दो, डिफरेंट। ये सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? डिफरेंट, ठीक है। और याद रखना बेटा, मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मतलब कि ये दोनों भी फिर टूटेंगे। कितने बेटा? 4 में। तो मतलब कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल निकलते हैं, मियोसिस में 4 निकलते हैं, और ये चारों के चारों क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। क्या होंगे बेटा? अलग अलग। और ये सब देख रहे हो बेटा, सबके सब डिफरेंट है। इसकी कलर अलग है, इसके कलर अलग, इसकी अलग है, सबकी देखो अलग 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 कंडीशन दी हुई है ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये इसीलिए बेटा अलग अलग होते हैं। तो मियोसिस में आपके जो 4 डॉटर सेल निकलेंगे वो अलग है। तो मतलब कि माइटोसिस में कितने डॉटर सेल निकले? 2, और वो दोनों के दोनों क्या है बेटा? सेम। और आपके मियोसिस में कितने डॉटर सेल निकले? 4, और ये चारों के चारों क्या है बेटा? अलग है। क्या बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। आई होप समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते देखिए बेटा, डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये किसके लिए बेटा? ये माइटोसिस के लिए था, लिखा है ना, आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। जिस तरह से मदर सेल के पास आपके क्रोमोसोम देखो 1 2 3 4, इसके पास भी कितने बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है ना बेटा? ये 4 आपके होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके ग्रोथ और आपके रिपेयर में काम आता है, ग्रोथ में और रिपेयर में काम आएगा। स्पेसिफिक सेल्स, आइए आइए बैठिए। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स इन विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे होता क्या बेटा? अभी गैमेट्स की बात आ रही है। अब जो ये गैमेट्स वाली कंडीशन है बेटा, ये क्या होती है बेटा? ये मियोसिस की होती है। किसकी होती है बेटा? ये मियोसिस की, ठीक है। बट मियोसिस आई होप आपको समझ में आ चुका है कि जो आपका ग्रोथ और रिपेयर है बेटा, वो होता है माइटोसिस में, और गैमेट्स का फॉर्मेशन और जो आपका रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है बेटा? मियोसिस में होता है, ठीक है। तो ये दो आपके माइटोसिस और मियोसिस है बेटा, जो कि आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस which involves 2 consecutive division, ठीक है। meiosis 1 meiosis 2 दो बार डिवाइड हो गई है। और when a cell divides by meiosis it produces 4 new cells, 4 नए सेल बनते हैं बेटा of just of 2, and the new cells only have half the number of chromosomes। अब यहाँ पे देखिए सबके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कैसे देखिए, इसको कितने? 1 2 3 4, बट यहाँ पे कितने? 1 2 1 2 1 2 1 2, दिख रहा है बेटा? यहाँ पे कितने? 2 2 2 हैं। तो इनके पास हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जबकि यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4, और इसे भी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मतलब कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन्ड होता है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो इतना सारा डिफरेंस आपके पास है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा, पहला डिफरेंस माइटोसिस में, कि माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर में काम आ रहा है, जबकि ये रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या मिला? दूसरा डिफरेंस कि इसमें 2 डॉटर सेल निकलेंगे, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल निकलेंगे, और इसमें आपके 4 नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, या डिफरेंट डॉटर सेल निकले, ठीक है। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या लिख सकते हो? क्रोमोसोम नंबर आर मेंटेन्ड, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर में भी डॉटर में भी, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, आधा हो गया। 3 काफी, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। और क्या लिख सकते हो इसमें? एक और डिफरेंस लिख सकते हो, नो गैमेट्स